तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आपकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसमें आपको पैटर्न मैंने पहले कल वाली वीडियो में बता दिया था क्या रहेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए ये कंबाइन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को इकट्ठा करवाऊंगा मैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर के जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अलावा जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपने इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। सबसे पहला तो इसका पैटर्न समझ लो पहले कि पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चंस का। यहाँ मैंने आंसर आपको नहीं बताए हुए हैं, ठीक है, आंसर साथ में नहीं लिखे हैं, तो इनके आंसर आपको नोट कर लेने हैं अपने कॉपी में। और सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद आंसर देने की ट्राई करो। वीडियो पॉज कर लो, आप पॉज करना चाहो पॉज करके फिर आप क्या करो, उसको प्ले कर लो। मैं साथ साथ आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दिया करूंगा। तो आप वीडियो पॉज करके और इसका आंसर लिख सकते हो कॉपी में और फिर आप दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। ये बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, यानी किसी बॉडी को या किसी पिंड को नेगेटिव चार्ज देना, आपको ऋणावेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने पर बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटाने पर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देने पर बाय प्रोवाइडिंग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हटाने पर बाय रिमूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब आपको आंसर इसका सोचना है और फिर इसका आंसर देना है। तो अब आंसर सुन लो। देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव की प्रोसेस होती है इसमें ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है पॉजिटिव नेगेटिव की प्रोसेस में, ठीक है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज देना, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने पर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है। तो अब आपको देखो यहाँ पर देखने पड़ेंगे सारे ऑप्शन। तो एक चीज आप पहले कि यहाँ पर इन्होंने सिंबल नहीं दिया, कोई भी सिंबल कोई नहीं दिया, अपने को ऐसे नहीं पता कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अब परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन होती है, और निर्वात यानी कि वैक्यूम के लिए अपने जीरो लगाते हैं। विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन जीरो। तो अब क्या है, अब एप्सिलॉन जीरो की अगर तो आपको यूनिट पता है तो फिर आप क्या है इन दोनों ऑप्शन को कट कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में कुछ होगा, सी और डी में। तो अब आप देखो कि ये वाली वैल्यू के की होती है, ना कि विद्युतशीलता की, तो ये वैल्यू भी कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया सी इसका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज फिल्ड बिटवीन द टू चार्जेस इन द प्लेस ऑफ एयर, देन द इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। यानी कि जब अपने क्या करें कि दो अपने पास चार्ज है और उनके बिटवीन अपने क्या कर दें, एक मीडियम फिल कर दें, एक माध्यम भर दें एप्सिलॉन आर जिसका परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है जो वो क्या है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर गुना घट जाएगा, डिक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर -1 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर -1 टाइम, और अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं सबसे एक मेन चीज बता देता हूं, जब भी अपने दो चार्जेस के बिटवीन या दो चार्जिंग प्लेट के बिटवीन, यानी दो आवेशित प्लेटों के या दो आवेशों के मध्य है, कोई अपने मीडियम या माध्यम भर दें, ठीक है, तो हमेशा आपका बल घटेगा ही घटेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। हमेशा फोर्स डिक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, अब हिंट मिल गया आपको। तो आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बी इसका क्या आ गया, आंसर आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जब किसी उदासीन धातु की प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो इस पर विद्युत आवेश का मान होगा। इफ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड
फ्रॉम ए मेटेलिक प्लेट देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इट। ठीक है, आपको चार्ज फाइंड करना है। अगर अपने इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लें उससे, यानी क्या कर दें, रिमूव कर दें उससे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं या रिमूव करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, जो आपका ऑब्जेक्ट या वस्तु होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इतना तो पता लग गया, पॉजिटिव वाला चार्ज आएगा। अब कितना आएगा, तो अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है और वो होती है n, और आपको चार्ज निकालना है, यानी q की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो q और n में फॉर्मूला कौन सा होता है, q इज इक्वल टू एन ई वाला, तो अब वो फॉर्मूला लगाओ आप। अब e की वैल्यू आपको पता है स्मॉल e की होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अब इसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे छोटा सा दिया हुआ है, क्या n इज इक्वल टू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, तो q इज इक्वल टू एन ई से अपने ये वैल्यू पुट करते हैं और ये प्लस 1.6 कूलम आएगा। ठीक है, आपको देखो ऑप्शन में -1.6 भी दिया है और प्लस 1.6 1.6 भी दिया हुआ है, तो प्लस वाला आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर अपने ऐसे कह देते भी इलेक्ट्रॉन उसको दे दें या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दें उसको, तो फिर क्या आंसर होगा, तो फिर आपका आंसर होना था भी जो क्या है उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आगे कि धातु का परावैद्युतांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज। ठीक है, तो आपके पास 0, इनफाइनाइट, 1 या एक से अधिक मोर देन 1। तो अब आपको ये आंसर तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट, क्योंकि जब भी अपने क्या करते हैं किसी भी दो आवेशित प्लेटों के मध्य यानी चार्ज प्लेट के बिटवीन क्या कर देते हैं, कोई मेटल की प्लेट रख देते हैं, धातु की प्लेट रख देते हैं, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो जीरो हो जाता है। जीरो क्यों होता है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। यहाँ पर जितना बाहर पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव है प्लस चार्ज है वो नेगेटिव वाली साइड आ जाता है, नेट चार्ज यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो वो फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, जीरो। यानी तब अपना जो चालक का धातु या चालक का परावैद्युतांक या कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने बात करें तो वो होता है आपके पास इनफाइनाइट, अनंत होता है। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल देख लो क्या है आपके पास कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। यदि आवेशों के मान आते व इनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिए जाए तो इनके मध्य नया बल होगा। यानी आपको क्या कहा हुआ है, टू सेम चार्जेस आर प्लेस्ड एट स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इफ द चार्जेस आर नाउ हेल्व्ड। हेल्व्ड मतलब हाफ कर दिया उसको आपने, तो एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 2 टाइम्स, और डिस्टेंस जो चार्जेस के बिटवीन है उसको आपने कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया डिस्टेंस को। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो अब उनके बिटवीन जो लगने वाला नेट फोर्स न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा पहले वाले के कंपेरिजन में। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला कूलाम के नियम वाला है ही, बल का सूत्र F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब उसमें चार्जेस की वैल्यू आवेशों के मान आदि करने हैं, तो Q1 Q2 की जगह Q1/2 Q2/2 कर दो, और डिस्टेंस है इसको 2 टाइम्स कर दिया, तो डिस्टेंस पहले R थी, दूरी R थी, अब 2R कर दी, तो फिर नया फोर्स निकाल लो, फिर उसकी कंपैरिजन कर दो। तो अब इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। वैसे आपको 4 ऑप्शन F/8, F/4, 4F और 4F और F/16 ये है। ठीक है, पहले आप खुद निकाल के देखना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों आप। तो देखो क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 को Q1/2 कर दो, Q2 को Q2/2 कर दो और R को 2R कर दो। तो अब F डैश जो नया फोर्स होगा वो होगा K Q1/2 Q2/2 और अपॉन में 2R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 16R स्क्वायर, क्योंकि 4 तो ये यहाँ से बन जाएगा इसका और 4 ही इसका बन जाएगा, तो F अपॉन 16, क्योंकि ये वाली वैल्यू है जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये आपकी F के इक्वल है। ये देखो आप ऊपर F के इक्वल आ रही है, तो ये F के इक्वल है, तो F अपॉन 16 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा F/16। समझ आई बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी जिस बच्चे का वेक्टर वाला टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर है उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेश पर 2 बल F1 व F2 कार्य कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल अधिकतम होगा। अब हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश वाले देखो, इफ 2 फोर्सेज F1 एंड F2 आर अप्लाइड ऑन ए चार्ज देन रिजल्टेंट फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन।
यानी कि दो चार्ज दो फोर्स हैं आपके पास, किसी एक ही चार्ज पर लग रहे हैं दोनों फोर्स, तो वो जो उनका रिजल्टेंट आएगा यानी परिणामी बल आएगा उन दोनों बलों का, तो वो क्या है, मैक्सिमम यानी अधिकतम कब होगा, जब दोनों फोर्सेस के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, कोण 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, और नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं है। तो अब आप देखो कि दो फोर्स लग रहे हैं अगर अपने, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स अपने इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 क्या आ जाएगा, कोस थीटा, 2F1 F2 और साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो अब आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम बल इस कोस थीटा पर डिपेंड करते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है, आपको अधिकतम ही निकालना है, मैक्सिमम तो कोस थीटा मैक्सिमम होता है 1, और ये 1 होती है इसकी वैल्यू। तो ये कब होती है, जब कोस की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो मतलब दोनों फोर्सेस के बिटवीन 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और ये अपने को पता भी है कि अगर मान लो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कोई एक वस्तु पड़ी है, तो उस पर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लो F1 भी इधर लग रहा है तो F2 भी इधर लग रहा है, तो अब इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन, दोनों बलों के बीच में कोण है, जो एंगल है वो 0 डिग्री का होगा। तो अब क्या है, इनको अपने डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम मान होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से ध्रुवीय अणु नहीं है। ध्रुवीय अणु यानी पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये क्वेश्चन आप देखो, जो आपकी बुक है उसमें छुपा हुआ क्वेश्चन है, और ये कौन से टॉपिक में है, पहले चैप्टर के। अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ने चौथे चैप्टर में से डाल दिया क्वेश्चन, लेकिन है पहले में, इसको चेक करना आप, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक है उसमें है ये, विद्युत द्विध्रुव वाला जो टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, 3 ऑप्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ, और वो नहीं दिया हुआ ऑप्शन जिस बच्चे ने पढ़ रखा उसको पता लग गया होगा कि ये है CO2। CO2 क्या है, ध्रुवीय नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। पोलर क्या होते हैं, जब आप उसमें से करंट फ्लो करवाते हो या उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, तो वो आयंस की फॉर्म में बढ़ जाते हैं, आयनों के रूप में बढ़ जाते हैं। Na पॉजिटिव वालों को जगह, Cl नेगेटिव वालों को जगह, H2O मान लो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं क्या उसको, विद्युत अपघटन, करंट फ्लो करवाते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, उधर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, ऐसे। लेकिन CO2 का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री वाले आप हो, मेरा तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही रहा शुरू से, तो इस कारण आपको ज़्यादा पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का मान निरक्ष की तुलना में होता है। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज हाउ मेनी टाइम्स एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। जो अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्या है, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता है वो निरक्षीय की कितने गुना होती है, या एक्सियल लाइन पर जो इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल लाइन से कितने टाइम्स होती है, ठीक है। ऑप्शन हाफ, आधा, दुगुना 2 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स लिख लेना आप, और समान रहती है, रिमेन्स सेम। तो अब आपको आंसर पता लग गया होगा इसका, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि जो इसका आंसर है वो है दुगुना, 2 टाइम्स होती है, क्योंकि एक्सियल लाइन पे, अक्षीय रेखा पे जो तीव्रता होती है वो 2kp/r³ होती है, और निरक्षीय यानी इक्वेटोरियल लाइन पे होती है 2kp/r³। तो ये क्या होगी, 2 टाइम्स होगी एक्सियल वाली एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल या निरक्ष की तुलना में, ठीक है, अक्ष पर 2 गुना होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत यानी कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। देखो क्या है इस क्वेश्चन, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, आपका चैप्टर है ना जो उसके लास्ट पेज पर है ये, इसका पेज नंबर भी मैंने लिखा था, 20 नंबर पेज हिंदी मीडियम की बुक का, तो उस पर छुपा हुआ क्वेश्चन है। किसी द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था की अवस्था कहलाती है। द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड व्हेन, जब, यानी कि किसी भी डाइपोल की, द्विध्रुव की स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी साम्यावस्था किसे बोलते हैं, तो क्या कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, और थीटा 45 डिग्री हो। यानी आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, वो PE sin थीटा होता है, या P×E जिसको बोल देते हैं। तो अब इसकी स्थायी अवस्था कौन सी होती है, स्थायी अवस्था वो होती है
कि जिस अवस्था में स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिस अवस्था में इस पर लगने वाला जो फोर्स है, सॉरी टॉर्क है, टॉर्क लगता है ना, इस पर बल आघूर्ण लगता है, वो बल आघूर्ण आपके पास क्या हो, उसकी वैल्यू मिनिमम हो, वो लगे यानी बहुत ही कम लगे, मिनिमम। तो मिनिमम कब लगता है आपको पता है, पी साइन थीटा होता है और साइन जीरो की वैल्यू मिनिमम, साइन थीटा का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की जीरो होती है। तो थीटा जब 0 डिग्री होता है तब उसको बोल देते हैं आपने उसकी स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई टॉर्क नहीं लगता है, वो फ्री होता है। फोर्स तो सॉरी लगता है लेकिन टॉर्क नहीं लगता उस पर। ठीक है, कोई टॉर्क जब ना लगे तो उसको अपने स्थायी साम्यावस्था, थीटा 0 डिग्री। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊपर वाले का तो पता लग गया, चलो थीटा 0 है। तो यहां पर क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था कहलाती है जब द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड व्हेन, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था किसे कहेंगे अपने। तो अब देखो आपको पता है 45 तो हो ही नहीं सकता, 0 ऊपर वाले में आ गया, तो बात रहेगी इन दोनों की। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो अब आप देखो कि जो अस्थायी साम्यावस्था है उसमें क्या है, आपके पास जो आपका डाइपोल है, द्विध्रुव है, वो क्या है, बिल्कुल जो स्थायी है उसके विपरीत हो जाए, स्थायी का उल्टा अस्थायी है। तो अस्थायी क्या कब होता है, जब 0 डिग्री, तो आपको पता है इस साइड होता है, ये 0 डिग्री के एंगल है, मान लो यहाँ से ले रहे हो, तो 0 डिग्री के बिल्कुल सामने या विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में होता है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री की जब आपके पास एंगल होगा तो उसे अपने क्या बोल देंगे, द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था। और स्थायी और अस्थायी इसको क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, स्टेबल और अनस्टेबल, जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस थी उसमें, तो उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ ये भी बताना कि क्वेश्चन कैसे आपको कितने बढ़िया लगे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी यानी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन ढूंढ के फिर डाले हैं इसमें। ठीक है, तो आपको बताना भी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को फैला दो जितना फैला सकते हो। निम्न में से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इसमें से कौन सी है, न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट पर मीटर, ए व बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और वोल्ट बटा कूलाम, वोल्ट पर कूलाम। ठीक है, तो अब देखो क्या ऑप्शन होगा इसका। तो जिस बच्चे ने इसको पढ़ रखा है, बुक से पढ़ रखा है, ठीक है, वैसे तो आपको बताया भी था, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसकी 2 यूनिट होती हैं, वो आपको पता है, और वो 2 यूनिट ये वाली होती हैं। ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, क्योंकि V/R करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपके पास, E के इक्वल आ जाता है। समझ आई बात। तो ये क्या है, दोनों फर्स्ट ए और बी इसकी दोनों इसकी यूनिट है। ये उस बच्चे की याद होगा जिसने यूनिट वगैरह मात्रक वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ये पहली जो यूनिट आती है ये आती है E इज इक्वल टू F/Q से, और दूसरी E इज इक्वल टू V/R से, जो 3rd चैप्टर में आई थी आपके पास। समझ आए बात, V बराबर E इंटू DR वहाँ से, तो E इज इक्वल टू V/R आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की विमा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। तो देखते ही आपको पता लग गया होगा, अभी पहले तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा ना, यही है पहले तीनों में से। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपकी 2 चीज़ें आई हुई हैं, एक एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन आर, ये 3 चीज़ें आई हुई हैं आपके। ठीक है, और जो एप्सिलॉन आर होता है ये एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन मीडियम है, तो एप्सिलॉन माध्यम है, इन दोनों की जो विमा है और मात्रक है दोनों ही होते हैं, और वो होते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ आई बात। और जो एप्सिलॉन आर है आपके पास वो इन दोनों के रेशो के इक्वल आता है, अनुपात के इक्वल आता है। तो अनुपात में ऊपर वाले की विमा भी मात्रक भी सेम है, विमा सेम है, नीचे वाले की सेम है। तो 2 सेम विमाओं को या 2 सेम मात्रकों को जब डिवाइड करोगे, यूनिट्स को डिवाइड करोगे, तो क्या एक दूसरे से कैंसिल होकर और कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हमेशा याद रखना आपको, अगर आपसे पूछें निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक,
यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वहाँ से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो जो इसकी यूनिट है वहाँ से, ठीक है। और अगर आपको परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दिया या अपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी की कह दी यूनिट, तो वो डायमेंशन लेस आएगी। समझ आई बात। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 में सबसे पहले सोल्यूशन नहीं देखना आपको, ऊपर रख लो इसके अपना हाथ, ठीक है ना। अब मैं तो इसको इतना एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि फिर ऑप्शन छुप जाएंगे। तो देखो क्या है कि किसी वस्तु को 8 गुणा 10 की पावर -19 से धनावेशित करने हेतु निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या टू गिव ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर -19 कूलम्ब टू एन ऑब्जेक्ट, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज। यानी कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को इतना चार्ज देना है, धनावेशित करना, उसको धनावेशित करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब आपको चार्ज दे दिया, अभी इतना चार्ज उसको देना है, इतना आवेश आपको देना है। तो इतना आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, चार्ज दिया। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा फॉर्मूला है, Q = N वाला। N आपको फाइंड करना है, तो Q आपको गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो Q = N फॉर्मूले से N = Q/E। तो Q 8 × 10 की पावर -19 और नीचे आ जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगेगा और 16 को इससे काट दो, 16 × 5 = 80। तो ये 10 की पावर -19 से 19, तो N = 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दो समान प्रकृति के +Q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखें तो इनके मध्य बिंदु पर स्थित Q आवेश, स्मॉल q आवेश पर लगने वाला कुल बल होगा। टू सेम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड +Q चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, ए स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q, स्मॉल क्यू पर, ठीक है। यानी अब ये सिचुएशन आपके पास है। अब आपको इसका सोल्यूशन नहीं देखना, आपको तो बस सॉल्व करना अपने हिसाब से इसको। देखो दो चार्ज पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे +Q पड़ा है, ये यहाँ पे। अब बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिया, तो अब ये पूछ रहा है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब आप देखो कि ये क्या है, जब सिंबल नहीं दिया साथ में तो प्लस ही मानेंगे इसे, तो +Q है, ये भी +Q है, ये भी +Q। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसको इधर धकेलेगा, भाई तू मेरे से दूर जा। और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, बीच वाले को ये इधर धकेलेगा। और दोनों क्या है, दोनों चार्ज जब सेम है और सेम डिस्टेंस पे हैं, ये वाली दूरी भी r/2 है और इधर वाली दूरी भी r/2 है, तो सेम डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा, जो इन पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो भी सेम ही लगेगा। ये देखो, ये भी इतना ही लग रहा है, ये भी इतना ही लग रहा है, लेकिन दोनों बलों की दिशा विपरीत है, दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 का इधर लग रहा है, नेट कितना लग रहा है इस पर, 0। ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है कि हेयर F1 = F2, क्योंकि Q चार्ज है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सो नेट फोर्स इज 0। दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है। समझ आई बात आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। क्या है, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर, बाय रबिंग ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, क्या होता है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ग्लास रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। कांच की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ग्लास रोड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्लास रोड विल गेट इलेक्ट्रॉन्स। और रेशम का कपड़ा यानी सिल्क क्लॉथ गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित हो जाता है। तो अब देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी याद है, पढ़ रखा आपने, फिर तो कर दोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज आता है ग्लास रोड पर, ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है ग्लास रोड पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अपने को कह रहा है कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्लास रोड विल गेट इलेक्ट्रॉन, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और लास्ट कह रहा है कि सिल्क क्लॉथ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आपके अगर याद हो तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि
कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देती है। और रेशम का कपड़ा जो सिल्क क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कांच की छड़ धनावेशित, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपके पास। एक फैराडे आवेश तुल्य होता है 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू। तो ये भी आपकी मेमोरी पर बेस्ड है। तो चार ऑप्शन देखो एक जैसे लग रहे हैं ना देखने में। तो इसका आंसर है 96,500 कूलम, 96500 कूलम। समझ आई बात। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 18। ए स्टैटिक चार्ज विल प्रोड्यूस। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड नन ऑफ दी अबव। तो अब आपको पूछा है स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज, तो ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था। क्या प्रोड्यूस करता है स्टैटिक चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो ये बच्चों आपका था आज का एमसीक्यू की पहली वीडियो, पहले चैप्टर की। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है। ये सीरीज स्टार्ट किया है तो प्लीज़ साथ मत छोड़ना, आपका ही भला है इसमें। मेरा तो क्या है, मैंने तो 12वीं पास कब से कर ली, 10 साल हो गए 12वीं पास की हुई। अब आपने करनी है अच्छे नंबरों से। तो 12वीं को एक इतिहास बना दो आप, यानी हमेशा अपने बच्चों को भी आप ये बताया करो कि हाँ मैं 12वीं में इतना पढ़ा था, मेरे इतने नंबर आए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज़ की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।